हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज का एक वीडियो लेके आया हूँ। जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में एक्सप्लोसिव एंड एसेसरीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और कुछ इस टाइप से डिस्कस कर रहे थे कि एक क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे वो भी हम लोग क्लियर किए थे। तो आज हम लोग उसी तरह से आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप अभी हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास लास्ट चांस है, क्योंकि मैं इसके बाद ज्वाइनिंग बंद करूंगा। क्योंकि लास्ट क्लास में जो बच्चे आते हैं वो खुद घबराए रहते हैं और हमें भी टेंशन होता है ना। क्योंकि लास्ट में आते हैं, कर नहीं पाते तैयारी, तो कहीं ना कहीं मुझे भी बुरा लगता है कि यार फिर आ ही रहे हैं और तैयारी नहीं हो पा रहा है, उनका उनका टाइम नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए लास्ट चांसेस है, अब मैं ज्वाइनिंग बंद करने वाला हूँ। तो अगर आप बैच लेना चाहते हैं, एमसीएल एसएससीएल बैच, जिसमें आपका रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से लेकर के एमसीक्यू टेस्ट सीरीज आपको सब कुछ मिल जाएगा, है ना। एमसीक्यू प्रैक्टिस भी मिल जाएगा आपको, चैप्टर मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, बहुत सारे पीपीटी मिलेंगे, मैथ रीजनिंग का भी वीडियो वगैरह डाला हुआ है ना। जनरल अवेयरनेस का भी मैं ट्राई कर रहा हूँ डालने का। और अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो कोर्स ले सकते हैं। और अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं कि हमको सिर्फ टेस्ट से मतलब है, तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इसमें आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सीएमआर है तो सिर्फ सीएमआर का एक टेस्ट डाल दिया हूँ। सीएमआर का चैप्टर वाइज टेस्ट डाला है। माइंस एक्ट है, माइंस रूल, जितना लेजिस्लेशन, एमएमडीआर, एमसीडीआर, सबका टेस्ट जो डाला है वो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज डाला है। इसी तरह से रॉक मैकेनिक्स, ग्राउंड कंट्रोल है, या आपका एक्सप्लोसिव चैप्टर है, ये सभी के टेस्ट अगर आप देखोगे तो एकदम टॉपिक वाइज डाला है। ठीक है, अभी और भी बहुत सारे टेस्ट आएंगे, फिलहाल तो अभी 30-32 टेस्ट ही है, लेकिन अभी और भी टेस्ट आने वाले हैं। ठीक है, ऐसे चैप्टर वाइज भी डलेगा, जैसे रॉक मैकेनिक्स का डाला है, इसी तरह एक्सप्लोसिव का डलेगा, उसी तरह से चैप्टर वाइज लॉन्गवाल का, मेथड ऑफ वर्किंग, कैसे करके आपका टॉपिक वाइज भी डलेगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लास्ट चांसेस है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद मैं क्लोज करने वाला हूँ बहुत ही जल्द, ज्वाइनिंग क्लोज करने वाला हूँ, बैच तो आपका चलेगा ही। चलिए, आज हम लोग डायरेक्टली आते हैं टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो सही, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप देख लीजिएगा। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया था, आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बोला गया है, व्हेन डिस्ट्रॉइंग नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोसिव बाय बर्निंग, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट शुड बी डिस्ट्रॉयड एट ए सिंगल टाइम। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बताया था कि यार एक्सप्लोसिव या डेटोनेटर अगर डिटोरिएट होता है, यानी कि खराब होता है, तो हमको कैसे पता चलता है। उसके बाद उस खराब हुए एक्सप्लोसिव या डेटोनेटर से हम लोग डील कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं, उसका डिस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है। तो प्रीवियस क्लास में हमने आपको डिटेल में समझाया था। मैं आपको एक मोटा आइडिया फिर से दे देता हूं। अगर आपका एक्सप्लोसिव का कार्ट्रिज होता है जनरली, तो वो कार्ट्रिज का अगर रैपिंग टूट गया है या फट गया है तो हम समझ जाएंगे कि ये खराब हो गया है। या फिर कलरिंग अगर चेंज हो गया है, रंग उड़ गया है, तो हम समझ जाएंगे खराब हो गया है। या अगर वो पाउडरी हो गया है तो हम समझ जाएंगे खराब हो गया है। या उसमें नमी पकड़ लिया तो जानेंगे खराब हो गया है। या वो हार्ड हो गया है, पत्थर जैसा, तो समझेंगे कि वो खराब हो गया है। अलग अलग टाइप के जो एक्सप्लोसिव होते हैं उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। इसमें से मेन मेन जो कुछ थे वो ये था कि जो पाउडरी नाइट्रोग्लिसरीन था, पाउडरी जो नाइट्रोग्लिसरीन था, उसमें बेसिकली क्या होता है, उसमें नमी हो जाता है, डैम्पनेस हो जाता है, डैम्पेज जिसको बोलते हैं, डैम्पनेस, है ना। इसमें क्या होता है, इसको नमी पकड़ लेना बोलते हैं, हार्ड हो जाता है। या फिर अगर मान लीजिए एक्सुडेशन होता है, एक्सुडेशन का मतलब क्या होता है, रस कर बहना। ठीक है, पानी जैसा बहने लगता है बारूद, तो उसको हम समझ जाते हैं कि जो हमारा पाउडरी नाइट्रोग्लिसरीन है, पूरी तरह से खराब हो चुका है, या नाइट्रोग्लिसरीन वाले जो कंपाउंड है वो खराब हो चुके हैं। इसी तरह से अमोनियम नाइट्रेट वाले जो एक्सप्लोसिव होते हैं, जिसको जनरली टीएनटी मिक्सचर के साथ बनाया जाता है, तो ये क्या होते हैं, ये केक हो जाते हैं। केक मतलब हार्ड हो जाते हैं, बड़ा टाइट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर चुके होते हैं, मॉइस्चर वगैरह सब, नमी वगैरह सोख चुके होते हैं। और इसको अगर आप तोड़ेंगे ना हाथ से तो टूट नहीं पाएगा। इसको आप अगर मान लीजिए थोड़ा सा तोड़ेंगे तो जाके टूटेगा, आगे थोड़ा से तो हम अमोनियम नाइट्रेट को तोड़ नहीं सकते हैं। फिंगर से, थंब से दबाने की कोशिश करेंगे तो बहुत हार्ड हो जाता है, इसके कारण ये टूट नहीं पाता है। इसी तरह से अगर हम स्लरी की बात करें, स्लरी की बात करें या इमल्सन की बात करें, ठीक है, इमल्सन की बात करें या वाटर जेल वगैरह जो होते हैं उसकी बात करें, तो ये सब का जनरली क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है डिटोरिएशन का, तो ये बेसिकली फूल जाता है। अगर मान लीजिए कार्ट्रिज के फॉर्मेट में है तो ये कार्ट्रिज जो है वो फूल जाता है, या फिर इसका जो शेप देखेंगे वो डिस्टॉर्ड हो जाता है। डिस्टॉर्ड का मतलब क्या होता है, विकृत हो जाना। विकृत हो जाना मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो खराब हो जाता है, शेप इसका क्रिस्टलाइज हो जाता है ना। बाहर से उसको कड़क टाइप का लगता है, हार्डनिंग टाइप का लगता है, मतलब एक स्मूथनेस आपको देखने को नहीं मिलता है। सॉलिड कंपाउंड और लिक्विड कंपाउंड सेपरेट हो जाते हैं, इसमें सॉलिड आपको अलग लगेगा, लिक्विड आपको अलग लगेगा। कुछ इस तरह से होता है ये आपका बारूद, अगर खराब होता है तो जनरली ये होता है। इसी तरह से अगर मैं डेटोनेटर की बात करूं, तो डेटोनेटर के एक खास बात यह है कि अगर डेटोनेटर में कोरिजन हो गया, मतलब जंग लग गया, तो इसको हम किसी भी हाल में इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको बहुत ही डेंजरस माना जाता है। शुड नॉट बी यूज्ड इन माइंस।
ठीक है। खासकर अगर मैं प्लेन डेटोनेटर की बात करता हूँ, तो इस तरह से अगर डेटोनेटिंग कॉर्ड की बात करूं कि भाई डेटोनेटिंग कॉर्ड का क्या होता है, तो डेटोनेटिंग कॉर्ड डिटोरेशन होने के लिए बेसिकली क्या होता है, अगर मान लीजिए कहीं से टूट गया, फट गया है, या प्लास्टिक कवर निकल गया, प्लास्टिक का कोटिंग में थोड़ा सा ब्रिटल हो गया है, नाजुक है, बेसिकली अगर मान लीजिए ऐसा है, लंबे समय तक अगर मान लीजिए सनलाइट के प्रेजेंस में हम रख दिए हैं, तो ऐसे केसेस में हमारा डेटोनेटिंग कॉर्ड खराब हो जाता है। तो एक तो हो कि अब डेटोरिएट होगा कैसे, डेटोरेशन हुआ है कि नहीं ये कैसे पता करेंगे, यानी खराब हुआ है कि नहीं ये कैसे पता करेंगे, तो वो मैंने आपको बताया, याद रखिएगा जो जो मेन पॉइंट आपको मैंने बताया है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। प्रीवियस क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। इसके बाद अब आपसे कभी कोई पूछ सकता है कि भाई हम डिस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। डिस्ट्रक्शन का मतलब है कि भाई ये जो आपका बारूद खराब हो चुका है, उसको ऐसे तो नहीं रख देंगे हम कि खराब हो गया तो चलो कोई बात नहीं पड़े रहने दो, उसको कहीं ना कहीं ले जाके नष्ट करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं बारूद है वो। तो अब कैसे कैसे बारूद को हम खत्म करते हैं, उसके लिए कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे गन पाउडर। सबसे पहले बोला जाता है कि भाई अगर गन पाउडर है तो उस केस में हम उसको खराब कैसे करेंगे, उसको कैसे खत्म करेंगे, नष्ट करेंगे। तो कहा जाता है कि जहां पर भी बेसिकली पानी है तो हम पानी में इसको डाल सकते हैं। खासकर कहा जाता है कि अगर हॉट वाटर है, प्रीफर किया जाता है कि अगर गर्म पानी है तो गर्म पानी में इसको हम डालेंगे तो इसके जो साल्ट्स होते हैं वो डिजोल्व हो जाएंगे और हमारे लिए असरदार हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको जलाने की कोशिश करेंगे या कोई इसका इस्तेमाल करेगा तो ये इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो गन पाउडर को हम लोग जनरली पानी में या प्रीफर किया जाता है कि गर्म पानी में इसको हम डुबा देने से ये हमारा डिस्ट्रक्ट हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर हम अमोनियम नाइट्रेट वाले जो एक्सप्लोसिव होते हैं, ऐसे एक्सप्लोसिव जिसमें अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा पाई जाती है, ऐसे बारूद को हम कैसे डिटोरिएट करेंगे। तो कहा जाता है कि जो अमोनियम नाइट्रेट होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक साल्ट होते हैं, मतलब कि अगर इसमें पानी मिल जाए तो पानी में अच्छी तरीके से घुल जाते हैं, जिसके कारण ये आपका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो अपना कैरेक्टरिस्टिक खो देते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जनरली पानी में, यानी कि जहां पर भी ज्यादा मात्रा में पानी हो, जैसे कोई नदी हो गया, जैसे कोई तालाब हो गया, जैसे कोई गड्ढा हो गया जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी है, उस पानी में इसको डुबा के रख देते हैं। ठीक है, इस पानी में इसको हम लोग क्या करते हैं, डुबा के रख देते हैं। ये डूब के रहने के बाद धीरे धीरे अपना कैरेक्टरिस्टिक खो देता है, फिर ये हमारा अमोनियम नाइट्रेट कोई काम का नहीं रह जाता। इसी तरह से अगर नाइट्रोग्लिसरीन की बात करें, जो नाइट्रोग्लिसरीन वाले बारूद होते हैं उनको कैसे खराब किया जाता है, तो उनको खराब करने के कुछ खास तरीके हैं जिसके थ्रू हम इसको खराब कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि सबसे पहले तो इससे में कुछ पॉइंट बताए गए जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक बार में 25 किलो से ज्यादा बारूद, यानी नाइट्रोग्लिसरीन वाले बारूद को हम नष्ट नहीं करेंगे, हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा वो, इतना ज्यादा वॉयलेट कर देगा, इतना बड़ा वो एक्सप्लोजन क्रिएट करेगा, इतना बड़ा वो ब्लास्टिंग क्रिएट करेगा कि हम उस चीज को हैंडल सेफली नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक बार में हम 25 किलो से ज्यादा का नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड बारूद को बर्बाद नहीं करेंगे, डिस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब इसको डिस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि एक खुले ग्राउंड में जाएंगे, उसके 100 मीटर तक देख लेंगे, भाई दूर दूर तक कोई ना हो, 100 मीटर दूर दूर तक हमारे पास कोई नहीं होना चाहिए, इस चीज को देख लेंगे। उसके बाद नाइट्रोग्लिसरीन वाले बारूद को रखेंगे, उसमें घास फूस सूखा जितना भी चीज है, झाड़ी वाड़ी घास फूस ऐसा रख के उसको हम लोग जला देंगे या डेटोनेटर से डिटोनेट कर देंगे। ठीक है ना। अब जब डेटोनेटर से डेटोनेट करेंगे तो हम लोग 25 मिली सेकेंड का बेसिकली रखते हैं, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली मतलब हम लोग डेली डेटोनेटर का इस्तेमाल करके इसको हम लोग डिस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि भाई जहां पे एक्सप्लोसिव है उसके 6 मीटर दूर तक और घास पड़ा रहे, एक्स्ट्रा घास भी पड़ा रहे, ताकि अगर इधर उधर भी होता है तो वो जल सके, है ना, उसको जलने में सहायता मिले। एक तो हमारा ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम किरोसिन में अगर उसको स्प्रिंकल कर दें, है ना, घास वास को, और उसके बाद जलाएं तो भी हमारे लिए सेफ है, या किरोसिन में भी डुबा दे तो भी हमारा इसको जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन सबसे मेन माना गया है कि नाइट्रोग्लिसरीन को हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, जला देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है ना, सेफ डिस्टेंस पे आके ही हम उसको जलाते हैं जनरली, है ना। इसके बाद हमारा कुछ और भी चीजें हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे समझ गया यार, सेफ्टी फ्यूज। सेफ्टी फ्यूज को जलाने का सबसे अच्छा, सबसे सिंपल तरीका है, भाई खुले जगह पे जाइए, छुरछुरिया टाइप का होता है, फुलझड़ी टाइप का होता है, दीवारी में जलाते हैं आप, लंबा जो लीड है उसको बिछाइए और उसको एक तरफ से जलाइए, वो आराम से धीरे धीरे जलेगा, उसको मस्त समाप्त कीजिए। वो फूटता थोड़ी है, जलता है, तो आप अपने आंखों के सामने जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेफ्टी फ्यूज इज सेफ। ओके, इसके बाद अगर पूछेगा डेटोनेटर को हम कैसे खराब कर सकते हैं, डेटोनेटर को खराब करने का हमारे पास कोई तरीका है क्या? जी बिल्कुल तरीका है। सबसे पहले तो है कि हम डीप वाटर में इसको डुबा के रख सकते हैं एक लंबे टाइम तक, मतलब लगभग 48 घंटा हमको उसको डुबा के रखना पड़ता है। एक तो तरीका ये है।
अगर हमारे पास डीप वाटर नदी वदी कहीं नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारा जो मिनरल ऑयल होता है, ठीक है, मिनरल ऑयल होता है, इसमें हमको इसको सोक करके रखना पड़ेगा, इसमें हमको इसको सोक करके रखना पड़ेगा 48 घंटा तक, तो जाके ये डिस्ट्रक्ट हो सकता है, ठीक है, तो जाके हमारा डिस्ट्रक्ट हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आजकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस टाइप के, तो इसीलिए इन सभी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन करेंगे सटासट बनेगा। व्हेन डिस्ट्रॉइंग नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोसिव बाय बर्निंग, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट शुड बी डिस्ट्रॉयड एट ए सिंगल टाइम। ये आपका होमवर्क रहेगा, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसमें बोला गया है कि अगर हम नाइट्रोग्लिसरीन को एक बार में नष्ट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम कितना मात्रा एक बार में हम नष्ट कर सकते हैं, कमेंट में बताइए फटाक से। इसके अगले क्वेश्चन के बाद हम इसका आंसर बताएंगे, तब तक कमेंट में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया है, व्हाट हाउ शुड डेटोनेटर बी प्रॉपर्ली डिस्ट्रॉय। डेटोनेटर को प्रॉपर्ली कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बाय क्रशिंग देम विद ए हेवी वेट, ये तो कभी करना भी नहीं है भाई। बाय थ्रोइंग देम इनटू ए गार्बेज फायर, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि फट के वो जो दूर तक छिटाता है ना, बहुत दूर तक छिटाएगा ही, ठीक है। बाय सोकिंग देम इनटू हॉट वाटर, हॉट वाटर में इसको डुबा के रख सकते हैं, या फिर बाय सोकिंग इन मिनरल ऑयल फॉर 48 आवर देन बर्निंग और थ्रोइंग देम इनटू डीप वाटर, ठीक है, बहुत अच्छा बोला गया है। सबसे पहले बोला गया है जो हॉट वाटर होला होता है ना, सोकिंग विथ हॉट वाटर, तो ये गन पाउडर को डुबा के रखते हैं, गन पाउडर को हम लोग गर्म पानी में डुबा के रखते हैं भाई, तो गन पाउडर वाला है, डेटोनेटर पूछा है, तो डेटोनेटर को हम लोग मिनरल ऑयल में 48 घंटा तक डुबा के रखते हैं, या तो डीप वाटर में लंबे समय तक 48 घंटा तक डुबा के रखते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर आई होप कि आप दे चुके होंगे। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दिया कीजिए, अच्छा लगता है यार, आपका अटेंडेंस है वो समझिए, है ना, कि इतने लोग जो हैं वो पसंद कर रहे हैं, ऐसे वीडियोस और लेके आना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करने से मेरा एक मोटिवेशन आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 किलो। अगर आप 25 किलो आंसर दिए तो बहुत ही सही जवाब है आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोला गया है, अंडरग्राउंड कोल माइंस द डेप्थ ऑफ ए शॉर्ट होल मस्ट बी एटलीस्ट हाउ मच शॉर्टर देन द डेप्थ ऑफ द कट बाय द कोल कटिंग मशीन। ठीक है, चलिए मैं आपको एक छोटा सा थ्योरी पढ़ा देता हूँ, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर नहीं किया तो कर दो यार, अच्छा लगता है भाई, मतलब ऐसे लाइक देखते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ इतने लोग पसंद कर रहे हैं उस वीडियो को। देखिए ब्लास्टिंग जो है वो कोल माइंस में जनरली दो टाइप के होते हैं, एक तो हमारा होता है NOS, एक तो हमारा होता है BOS। NOS को बोलते हैं नॉट नॉट जस्ट अ सेकंड, BOS को हम लोग पहले समझते हैं फिर बोलते हैं ब्लास्टिंग ऑफ द सॉलिड, ब्लास्टिंग ऑफ द सॉलिड, इसको शॉर्ट में कहते हैं सॉलिड ब्लास्टिंग। क्या कहते हैं, सॉलिड ब्लास्टिंग, ठीक है। जनरली कोल माइंस में हम लोग ये दो ही तरीका इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हमारा हो जाएगा नॉट ब्लास्टिंग ऑफ द सॉलिड, नॉट ब्लास्टिंग ऑफ द सॉलिड, ठीक है, नॉट ब्लास्टिंग ऑफ द, नॉट ऑफ द सॉलिड, नॉट ऑफ द सॉलिड बोलते हैं इसको, नॉट ऑफ द सॉलिड, ठीक है। तो ये दो तरीके से हो सकता है, ब्लास्टिंग नॉट ऑफ द सॉलिड या फिर सॉलिड ब्लास्टिंग, जिसको बोलते हैं NOS और BOS। BOS को बोलते हैं ब्लास्टिंग ऑफ द सॉलिड, जिसको सॉलिड ब्लास्टिंग बोलते हैं। अब ये तो दोनों तरीके के ब्लास्टिंग में क्या होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने फ्रंट व्यू का एक फेस देख रहे हैं, मतलब आप यहाँ पे खड़े हैं, सामने आपका फेस पड़ा हुआ, ठीक है, तो ये आपका फ्रंट व्यू है। तो सामने में आप क्या कर सकते हैं, या तो आप दो तरीका का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, नीचे में एक अंडर कट बनाते थे। अंडर कट क्या बनाते थे, मतलब कि हम लोग एक गड्ढा बनाते थे, अंदर अंदर में उसको नीचे वाला पोर्शन को पूरा काट के गड्ढा बना लेते थे, खांचा बना लेते थे, ठीक है। और ये जो गड्ढा होता था, ये जो होल है, मान लीजिए कोई भी हम होल मार रहे हैं इसमें, है ना, कोई भी मान लीजिए हम होल मार रहे हैं, तो इसके जितने बड़े वाले, सबसे बड़े वाले जो होल हैं, वो भी आपका 150 mm छोटा रहेगा, 150 mm छोटा रहेगा। किससे भाई, जो आप कट लगाए हैं ना उससे छोटा रहेगा, 150 mm और छोटा रहेगा। जो भी आप होल मारे हैं, होल की लंबाई की बात करूं, होल की लेंथ की बात करूं, तो वो आपका 150 mm छोटा रहेगा जो आप कट लगाए हैं उससे। कट लगाने के बाद जब आप ब्लास्टिंग करते हैं तो फ्री फेस इसमें हमको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम कट कर चुके हैं, तो ये पूरा का पूरा कोयला नीचे ही गिरता है। इसी तरह से इसको हम लोग अंडर कट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अंडर कट बोलते हैं। कभी कभी हम साइड कट का भी इस्तेमाल करते हैं इसमें, मतलब हम लोग बेसिकली कुछ नहीं, साइड में हम लोग कट मार देते हैं, तो जो ब्लास्टिंग में जो कर रहे हैं वो कोयला पूरा पूरा साइड में फेंकता है। एक साइड कर सकते हैं, दूसरे साइड कर सकते हैं, थोड़ा नीचे कर सकते हैं, मिडिल में कर सकते हैं, तो अलग अलग तरीका है हम लोग ब्लास्टिंग ऑफ द सॉलिड करते हैं। तो ब्लास्टिंग ऑफ द सॉलिड में हम लोग जनरली आपका एक कोल कटिंग मशीन होता है जिसको हम लोग CCM बोलते हैं, ठीक है, CCM बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोल कटिंग मशीन। आपको समझ में आ रहा होगा, हमको ऐसा लगता है, और अगर नहीं आ रहा होगा तो एक बार मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ कोल कटिंग मशीन का, गूगल में तो था अवेलेबल, जस्ट अ सेकंड। देखिए कोल कटिंग मशीन में, ये तो बहुत
सीसीएम देखिए, इसमें तो मिलेगा नहीं, रुको एक मिनट। गूगल में ना क्या है, बहुत सारे फोटो आ जाते हैं उसमें से। कितना लिखूं भाई, मैं कितना लिखूं। देखो हाँ आया, ये फोटो में देखा था इसलिए मेरे को याद। देखो बेसिकली कोन कटिंग मशीन ना कुछ इस तरीके का दिखता है। पहले ये क्या करता था, पटरी पे चलने वाले एक मशीन हुआ करती थी जो अंडरग्राउंड माइंस में पहले इस्तेमाल हुआ करता था। अब तो इसका प्रचलन लगभग बंद हो गया है। इस टाइप की एक मशीनें हुआ करती थी। अरे भाई बस कर, कितना परमिशन दे तुम। देखिए, इस टाइप का जो मशीन है ना, इससे हम लोग क्या करते थे, साइड में ऐसे कट करते थे, कट बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे कोल कटिंग मशीन। उसके बाद फिर धीरे धीरे इसके वाइड वैरायटी आने लगे, है ना। जैसे आप एक बोलोगे एम्बेसडर कार एक कार है और लैम्बोर्गिनी कार नहीं है, तो अलग अलग मॉडल भाई, वो तो टेक्नोलॉजिया के साथ साथ धीरे धीरे विकसित होता है ना। तो ये पहले ऐसा ही टेक्नोलॉजिया चला करता था, अभी वो टेक्नोलॉजिया बंद हो गया, अभी सिर्फ सॉलिड ब्लास्टिंग ही चलता है अंडरग्राउंड कोल माइंस में, ठीक है। उसका दूसरा जो तरीका है वो है ब्लास्ट। एक तो हमने बता दिया सीसीएम का, दूसरा होता है हमारा ब्लास्टिंग ऑफ द कोल, क्या ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, ब्लास्टिंग ऑफ द कोल, जिसको हम लोग बोलते हैं बीओएस, सॉलिड ब्लास्टिंग भी उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड ब्लास्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड ब्लास्टिंग में कुछ नहीं यार, हमको कोल कटिंग मशीन को ले जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था, बहुत सारा दिक्कत आ रहा था, जिसके कारण हम क्या किए, हमने डायरेक्ट एक फेस बनाया। फेस में हमने कुछ ऐसे टाइप के डेटोनेटर बनाए, कुछ ऐसे टाइप के ब्लास्ट एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया कि हमें खतरा नहीं। तो हमने पूरा का पूरा होल पे होल मार दिए पूरा फेस में, और होल मारने के बाद उसको ब्लास्ट कर दिए। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, जो आप पूछे भी होंगे, आपको पता भी होगा, एक्सप्लोसिव जो इस्तेमाल करते हैं वो P5 कैटेगरी का बारूद को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। P5 कैटेगरी के बारूद को हम लोग एक्सप्लोसिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो P5 बारूद क्या होते हैं, बेसिकली सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं P5 बारूद, है ना। ओके। इसके बाद आपका अगर डेटोनेट P5 बारूद का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम डेटोनेटर की बात करेंगे तो डेटोनेटर हम लोग इसमें शॉर्ट डिले डेटोनेटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका, याद करते जाइएगा, शॉर्ट डिले डेटोनेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैरिक डिले डेटोनेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरिक डिले डेटोनेटर, क्योंकि आईएल कंपनी की एक डेटोनेटर है जो बहुत फेमस होता था, इसीलिए इसका कैरिक शॉर्ट डिले डेटोनेटर भी नाम पड़ता है। इसके बाद इसको कोल्ड डिले डेटोनेटर भी बोलते हैं, कोल्ड डिले डेटोनेटर भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि आइडियल कंपनी जनरली बनाती थी, ओके। इसमें P5 टाइप के बारूद का इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बारूद कहते हैं। इसके बाद इसमें कोई क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, इसमें वेज कट का इस्तेमाल होता है और एक हमारा फैन कट का इस्तेमाल होता है। फैन कट और वेज कट दो टाइप की ड्रिलिंग पैटर्न का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। इसमें फ्री फेस देने के लिए हमको ऐसा कुछ करना नहीं होता है, ओके, ठीक है। ओके, अगर हम मान लीजिए लॉन्ग वाल में इस्तेमाल कर रहे हैं, लॉन्ग वाल में भी ब्लास्टिंग किया जा सकता है। ये मत सोचिए सीएरआर से काटते हैं, सीएरआर वाला एक दूसरा तरीका है, एडवांस तरीका है। लेकिन पहले क्या होता था, लॉन्ग वाल में लंबा लंबा जैसे जैसे फेस होता है, उसमें हम लोग होल करते थे। और होल जनरली लॉन्ग वाल में जब करते थे, सॉलिड ब्लास्टिंग अगर लॉन्ग वाल में करना रहता था, तो 45 से 60 डिग्री का इंक्लाइंड होल हम मारते थे इसमें, ठीक है। 45 से 60 डिग्री का हम लोग इंक्लाइंड होल मारते थे। इसके बाद कभी कभी पूछता है कि भाई सॉलिड ब्लास्टिंग में पाउडर फैक्टर कितना होता है, पाउडर फैक्टर कितना होता है। तो सॉलिड ब्लास्टिंग में लगभग 1.5 से लेकर 2.5 टन तक पाउडर फैक्टर होता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर डेटोनेटर का पूछेगा कि पर केजी एक्सप्लोसिव कितना डेटोनेटर लगाते हैं, 0.8 से लेकर के 1.25 टन हमारा पर कोल पर हमको डेटोनेटर लगता था, ठीक है। ठीक है, ये तो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है, ठीक है नहीं। इसके बाद हाँ, एक और क्वेश्चन जो इसमें आपसे पूछेगा, जो बहुत बार पूछा हुआ है, बोलेगा भाई अगर मान लीजिए डिग्री 1 की माइंस है ना, या डिग्री 2 की माइंस है, तो इसमें बताइएगा जो फर्स्ट वाला होल ब्लास्ट हुआ और जो लास्ट वाला होल ब्लास्ट हुआ, इसके बीच का डिले इंटरवल कितना था, डिले इंटरवल कितना था, ठीक है। डिले इंटरवल, मैक्सिमम डिले इंटरवल हमेशा पूछता है कि भाई फर्स्ट जो होल आपका ब्लास्ट हुआ और लास्ट वाला जो होल ब्लास्ट करना है आपको, उसके बीच में नॉट एक्सीड कितना हम डिले इंटरवल रख सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग, है ना, नॉट एक्सीडिंग। तो आपका हो जाएगा 150 मिली सेकेंड, 150 मिली सेकेंड। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और क्या क्वेश्चन पूछता है यार, थर्ड डिग्री वाला भी पूछता है कभी कभी। थर्ड डिग्री वाले पूछता है कि भाई पहला होल और लास्ट होल के बीच में जो ब्लास्ट हुआ, उसके बीच का मैक्सिमम डिले इंटरवल आप कितना रख सकते हैं। तो इसमें 100 मिली सेकेंड आप रख सकते हैं, है ना। और क्या पूछता है, मेरे को याद भी नहीं आ रहा क्वेश्चन यार। हाँ, टू एडजेसेंट का पूछता है, टू एडजेसेंट नहीं, टू एडजेसेंट नहीं,
टू कंजिक्यूटिव का पूछता है भाई कि दो, एक होल ब्लास्ट हो रहा है मान लीजिए 1 नंबर वाला, दूसरा जो डेटोनेटर ब्लास्ट हो रहा है 2 नंबर वाला, तो इन दोनों के बीच में मैक्सिमम, ठीक है, कितना समय रख सकते हैं आप फूटने के लिए, फोड़ने के लिए, तो 60 मिली सेकंड। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछेगा दो होल का दूरी, दो अगर मान लीजिए एडजेसेंट होल है, एक होल है यहाँ पे, एक होल है यहाँ पे, दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए सॉलिड ब्लास्टिंग में, तो बोला गया है कि दोनों के बीच की दूरी कम से कम 60 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए। किताब में 0.6 मीटर लिखा होगा, 60 सेंटीमीटर तो कम से कम आपका होनी ही चाहिए, है ना। कोई पॉइंट छूट तो नहीं रहा है, बाकी छूटेगा तो करेंगे आप कवर। और क्या छूट रहा है यार, मेरे को याद आ रहा है कुछ कुछ। हवा, हवा पूछता है भैया, हवा पूछता है कि मान लीजिए अगर डिग्री 1 वाला माइंस है तो कितना हवा होना चाहिए जहां पे सॉलिड ब्लास्टिंग होता है, तो 284 मीटर क्यूब पर मिनट पर पर्सन, है ना, हमारा हवा वहां पे होना चाहिए। जो भी जहां पर भी हम आपका सॉलिड ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे इतना हवा चाहिए। अगर यही वाला डिग्री 2 पूछ देगा तो डिग्री 2 में थोड़ा कम चलता है क्या, नहीं यार, डिग्री 1 और डिग्री 2 दोनों में सेम होता है ना, डिग्री 1 और डिग्री 2 में 284 मीटर क्यूब पर मिनट हवा होना चाहिए, ठीक है। डिग्री 1 डिग्री 2 में 284 मीटर क्यूब पर हवा होना चाहिए। कोई क्वेश्चन तो छूट नहीं रहा है, हाँ ठीक है ना, छूटेगा देखेंगे ना। देखिए इतना सारा पॉइंट कर दिया ना, बहुत सारा क्वेश्चन बन गया इसमें, है ना, बहुत सारा क्वेश्चन बन गया। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। In underground coal mines, the depth of short hole must be at least how much shorter than the depth of the cut made by the coal cutting machine। यहाँ के CCM की बात की गई है, यानी कि NOS की बात की गई है, नॉट ऑफ द सॉलिड ब्लास्टिंग के बारे में बात की गई है। तो इसमें मैंने बताया कि जो हम कट होल मारते हैं वो हमेशा 150 mm छोटा होना चाहिए होल से, है ना। होल जो मारते हैं, होल हमेशा 150 mm छोटा होना चाहिए, कट होल हमारा बड़ा रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि इफ द इमीडिएट रूप इन ए माइन इज सेल, अगर मान लीजिए हमारा कोल का लेयर है, ठीक है, ये हमारा कोल का लेयर है, कोल के बाद इमीडिएट रूप जो हमारा सेल होता है, तो हम इस केस में क्या करते हैं, कोल का एक पतला सा लेयर छोड़ देते हैं हम सेल के नीचे, क्योंकि सेल पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, सेल मोस्ट ट्रेचेसियस और नॉन रिलायबल है, मतलब धोखेबाज टाइप का पाया जाता है, ये कभी भी गिर सकता है विदाउट एनी वार्निंग। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसके नीचे में एक पतला सा लेयर छोड़ देते हैं, कम से कम 0.3 मीटर का, है ना, यानी 30 सेंटीमीटर का हम लेयर छोड़ देते हैं, तभी जाके हम उसके नीचे माइनिंग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन और आपके आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोल है, कोल के बारे में पूछता है कि भाई कोई भी रॉक हो, कोई भी रॉक हो, सेल हो, सैंडस्टोन हो, कोई भी हो, तो कोल के कितना ऊपर तक के लेयर को हम इमीडिएट रूफ कहेंगे, इमीडिएट रूफ कहेंगे, और कितना मीटर नीचे, यानी कि जब हमारा फेस है, गैलरी है, उसके कितना मीटर नीचे तक को हम इमीडिएट फ्लोर कहेंगे, इमीडिएट फ्लोर कहेंगे। ये हमारा कोल सीम है, ठीक है। तो याद रखिएगा इमीडिएट रूफ जो होता है वो आपका 60 सेंटीमीटर होता है, सॉरी 6 मीटर होता है, 6 मीटर होता है हमारा इमीडिएट रूफ। जो हमारा कोल सीम होता है उसके 6 मीटर ऊपर तक हम जाएंगे उसको इमीडिएट रूफ कहेंगे, और आप 3 मीटर नीचे तक जाएंगे तो इसको इमीडिएट फ्लोर कहेंगे, ठीक है। चलिए इतना क्वेश्चन, हाँ तो बन नहीं रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ड्रिलिंग कट पैटर्न इज मोस्टली कॉमनली यूज्ड टेक फ्रॉम 2 to 4 पेयर ऑफ इंक्लाइन द 45 डिग्री फ्रॉम हार्ड रॉक। अरे बहुत मस्त चीज है भाई, मस्त चीज है। देखिए हम क्वेश्चन बत करवा देते हैं आपको, आप घबराइए नहीं, थोड़ा पेशेंस के साथ बैठा कीजिए। एक वो वीडियो लाइक कर दीजिए, मजा आ जाता है वीडियो को लाइक देख के, जाता नहीं है आपका लेकिन हमारा बहुत मस्त मजा आता है देख के। ठीक है, हम क्या पढ़ा रहे थे यार, हाँ हम कट पढ़ा रहे थे, कट का पैटर्न पढ़ा रहे थे भाई, कि हम लोग अलग अलग टाइप के जो कट करते हैं उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। पहले तो यूज पूछेगा, उसके बाद उससे रिलेटेड अगर कोई दूसरा नाम है, कोई अदर नेम है तो पूछेगा, या उससे कोई कनेक्टेड है, कोई एक दूसरे से संबंधित है, रिलेटेड है, एक दूसरे का भाई भाई बहन है तो वो पूछेगा, ठीक है। तो ये सब जनरली पूछता है, ठीक है ना। और चलिए हम लोग करते हैं एक चीज, तो जनरली जो कट पैटर्न होते हैं वो आपके 7 होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा पिरामिड कट, सबसे पहले क्या होता है, पिरामिड कट। तो पिरामिड कट का क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है कि भाई पिरामिड कट को दूसरा कौन सा नाम से जाना जाता है, तो कोन कट के नाम से जाना जाता है। पिरामिड कट को हम लोग कोन कट भी कहते हैं, कोन कट भी उसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो पिरामिड कट के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताई देखा। देखिए पिरामिड कट जो होता है ना वो जनरली हम लोग पिरामिड बनाते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ड्रिफ्ट है, ठीक है, कोई ड्रिफ्ट है, तो ड्रिफ्ट का जितना चौड़ाई है, मान लीजिए हम 10 मीटर चौड़ाई एक समझने के लिए लेते हैं, 10 मीटर चौड़ाई अगर ड्रिफ्ट का है, तो हम लोग जो इसमें होल करेंगे ना उसकी लंबाई पता है कितना हो जाएगा, इसका 50 से 60%, यानी कि जो चौड़ाई है उसका 50 से 60%, यानी कि 5 से 6 मीटर लंबा लंबा होल करेंगे हम इसमें, ठीक है। तो
तो ये वाला एक पॉइंट याद रखिएगा, 50 से 60% हमारा जो विड्थ होता है उतना लंबा हम इसमें होल करते हैं पिरामिड कट में या कोन कट में। इसको कहां पे इस्तेमाल करते हैं बाबू, तो इसको ड्रिफ्ट में इस्तेमाल करते हैं। कहां इस्तेमाल करते हैं, इसको ड्रिफ्ट में इस्तेमाल करते हैं। जो स्मॉल ड्रिफ्ट होते हैं उसमें हम लोग जनरली इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली पॉलीगॉन टाइप के कॉर्नर बनाते हैं, पॉलीगॉन टाइप के कॉर्नर बनाते हैं। अब ये सब वर्ड तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, पॉलीगॉन स्मॉल ड्रिफ्ट में यूज करते हैं, 50 से 60% विड्थ है ना, कॉन कट पिरामिड कट एक ही चीज है, भाई भाई है ना। तो ये सब पॉइंट को याद रखिएगा, सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, निचोड़ के बता रहे हैं आपको। दूसरा जो पॉइंट आपका तरीका है वो होता है वेज कट। ठीक है, वेज कट क्या होता है, बेसिकली जब मान लीजिए फेस है तो फेस में हम लोग इंक्लाइन करते हैं और क्रॉस जो आपका कट होल होता है उसकी तरफ थोड़ा हमारा इंक्लाइनेशन ज्यादा होता है। एक मिनट हम आपको समझाते हैं, रुको। मान लो ये हमारा फेस है, ठीक है, फेस में जो सेंटर पे होल पड़ता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कट होल। क्या बोलते हैं इसको, कट होल बोलते हैं। ठीक है, और उसके अगल बगल में जो सेंटर को घेरा रहता है, सेंटर को जनरली घेरा रहता है, ठीक है ना, जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईजर्स। क्या बोलते हैं, ईजर्स बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट में जो होल रहता है जो एक शेप देने का काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिमर। जो हमारा एक रेगुलर शेप देने का काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिमर। ठीक है, तो कट होल क्या करता है, कट होल हमारा फ्री फेस बनाता है। ठीक है, ईजर क्या करता है, ईजर भी हमारा फ्री फेस के बाद प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, और ट्रिमर हमारा क्या करता है, ट्रिमर हमारा फेस को एक रेगुलर शेप देता है। स्क्वायर शेप में रेक्टेंगुलर शेप में कैसे काटेंगे, तो हमको रेगुलर शेप देने का काम करता है, तो ये याद रखिएगा। और हमारा सबसे लंबा होल अगर पूछेंगे तो कट होल होता है, कट होल का लंबाई सबसे ज्यादा होता है, ऐसा कॉन्सेप्चुअल पूछ सकता है। तो कट होल इज बड़ा देन ईजर, देन बड़ा, देन ट्रिमर इज सबसे छोटा। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहे थे हम, वेज कट। वेज कट के बारे में बताया, तो वेज कट में हम लोग क्या करते हैं, वेज कट में हम लोग 2 से 4 पेयर हम लोग ऐसे ऐसे लंबा लंबा ऐसे ऐसे कर करके होल मारते हैं, कट होल। ठीक है, थोड़ा सा इंक्लाइन करके मारते हैं, इसका एक इंक्लाइनेशन होता है, जनरली 45 डिग्री का इंक्लाइनेशन होता है। अगर मैं नापूंगा तो 45 डिग्री का इंक्लाइनेशन जनरली होता है। वेज कट को हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग में इस्तेमाल करते हैं। वेज कट को हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, सॉलिड ब्लास्टिंग में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके, इसके साथ ही साथ हम सॉलिड ब्लास्टिंग में इस्तेमाल करते ही हैं, साथ ही साथ हम लोग अगर चाहें तो हार्ड रॉक में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ड रॉक में भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहले तो सॉलिड ब्लास्टिंग में यूज कर सकते हैं, हार्ड रॉक में यूज कर सकते हैं, और इसमें एक्सप्लोसिव का जो कंजम्पशन होता है, एक्सप्लोसिव का जो कंजम्पशन होता है वो सबसे कम खर्चा होता है। तो आपसे अगर घुमा फिरा के पूछेगा कि भाई कौन से शॉर्ट होल में सबसे कम बारूद का खर्चा होता है, तो आपका वेज कट में सबसे कम बारूद खर्चा होता है अगर हम वेज कट का इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है, और क्या बताना है इसके बारे में, चलो ठीक आगे बढ़ते हैं। अगला जो कट है वो है हमारा पिरामिड कट हो गया, कौन कट हो गया, वेज कट हो गया, ड्रैग कट। अगला जो कट है वो हमारा है ड्रैग कट। ड्रैग कट क्या होता है, तो ड्रैग कट बेसिकली हम लोग स्मॉल ड्रिफ्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ड्रैग कट हम लोग स्मॉल ड्रिफ्ट के लिए, जैसे कि 1.8 मीटर से लेकर के 2.4 मीटर जो चौड़ा होता है ना, छोटे ड्रिफ्ट के लिए यूज करते हैं। ड्रिफ्ट बेसिकली क्या होता है, स्टोन माइन, मतलब स्टोन में यानी कि रॉक में जब हम गैलरी बनाते हैं तो उसको हम लोग ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जनरली इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसको एक कहा गया है कि नॉट फेवरेबल फॉर, मेरा राइटिंग बहुत गंदा है मैं जानता हूं, लेकिन आपको जज्बात समझना है। लार्ज एक्सकवेशन, लार्ज एक्सकवेशन के लिए हम लोग इसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ड्रैग कट को। ठीक है बाबू, चलिए अब अगला बढ़ते हैं। फैन कट। फैन कट के बारे में आते हैं, तो फैन कट क्या होता है, फैन कट बेसिकली जहां पे लैमिनेटेड स्टार्टा होता है ना, एक दूसरे के ऊपर लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, जैसे कोयला वैला हो गया है ना, सॉफ्ट चीजें हो गई। ठीक है, तो ये जहां पर भी आपका स्टार्टा सॉफ्ट होता है या लैमिनेटेड होता है, ठीक है ना, तो उस जगह पे हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो ये इसको फैन कट को हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, फैन कट को सॉलिड ब्लास्टिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉलिड ब्लास्टिंग में भी हम फैन कट का इस्तेमाल करते हैं। वेज कट और फैन कट दोनों कट इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसमें एक और पॉइंट बताया गया है कि नॉट यूज्ड फॉर, नॉट रिकमेंडेड फॉर हार्ड ग्राउंड। हार्ड ग्राउंड के लिए इसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे बाबू। डैमेज कट, वेज कट, ट्रैक कट, फैन कट, बर्न कट। बर्न कट, ठीक है, तो बर्न कट बेसिकली क्या होता है, ये कुछ ऐसे होल होते हैं जो लंबे लंबे टाइप के होल होते हैं। एक्सप्लोसिव इसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है। ठीक है, और ये जनरली हार्ड टाइप के जो होते हैं या ब्रिटल टाइप के होते हैं, ठीक है, या होमोजेनियस टाइप के जो पत्थर होते हैं, मतलब एक ही टाइप के चट्टान जो पाए जाते हैं पूरा का पूरा थ्रू आउट, है ना, तो उसके लिए हमको इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको अगर हम होल मारते हैं तो ये क्या करता है, ब्रेक्स इवनली, मतलब एक रेगुलर शेप में इसको तोड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई पत्थर बहुत बड़ा है, कोई पत्थर बहुत छोटा है, कोई बहुत बोल्डर है, कोई छोटा,
ऐसा नहीं करता है, बल्कि एक बराबर बराबर शेप में इसको बांटने का यूज करता है। जनरली इसको हम लोग आपका स्टोन माइंस में या हार्ड जो मेटल माइंस होते हैं उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं आपका बर्न कट का। ठीक है, इसके बाद एक आता है आपका कोरोमाउंट कट, कोरोमेंट कट बोलते हैं उसको, स्पेलिंग भी मेरा गड़बड़ हो जाता है यार, कोरोमेंट कट। ठीक है, जो पॉइंट लिख रहे हैं आप चाहें तो लिख सकते हैं, पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब पॉइंट निचोड़ के बता रहा हूं मैं। अब वो कॉर्मन कट जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, हम लोग जनरली जो टनल होते हैं ना, टनल में या ड्रिफ्ट में इसका इस्तेमाल होता है। हमारे माइनिंग सेक्टर में जनरली सब चीजें इस्तेमाल नहीं होती कॉर्मन कट। ठीक है, और एक और चीज है जो बर्न कट होता है और कॉर्मन कट होता है, कॉर्मेंट कट होता है, ये दोनों को पैरेलल होल कट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैरेलल होल कट। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का भाई बहन है, तो ये लाइन भी आपको याद रखना है कि पैरेलल होल कट कहा जाता है। ठीक है, जनरली हम लोग इसको ड्रिफ्ट वगैरह में यूज करते हैं, बड़े बड़े जगह पे जहाँ ये इस्तेमाल करते हैं। और एक हमारा होता है रिंग ड्रिलिंग। चलिए, रिंग ड्रिलिंग जनरली कुछ स्टॉपिंग माइंस होते हैं, जैसे सब लेवल स्टॉपिंग हो गया, सब लेवल स्टॉपिंग वगैरह हो गया, मेटल माइंस में यहाँ पे यूज होते हैं। कभी कभी हमारा ब्लास्टिंग गैलरी मेथड में भी इस्तेमाल होता है, ब्लास्टिंग गैलरी मेथड में भी इस्तेमाल होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें मान लीजिए हमारा एक गैलरी है, तो गैलरी में हम नीचे खड़े हैं, तो हमारे ऊपर में जो रूफ है ना उसमें चारों तरफ हम होल मारते हैं ऐसे करके, तो ये एक तरह से हाफ रिंग बनाता है। हम चाहे तो नीचे भी मार सकते हैं अगर उसको पूरा बढ़ाना है तो रिंग पैटर्न में हम लोग जनरली इसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग डीरे डेटोनेटर का इस्तेमाल करके हम लोग रिंग पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, हमको लगता है जो कट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। विच ड्रिलिंग कट पैटर्न इज मोस्ट कॉमनली टेक्स फ्रॉम 2 to 4 पेयर ऑफ होल इंक्लाइन 45 डिग्री एंड इज स्टेबल यूनिफॉर्म रॉक हार्ड रॉक। तो ये हो जाएगा आपका वेज कट। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा वेज कट। मैंने बताया है, वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं, पहले करके देख सकते हैं। वाई इज द ड्रैग कट पैटर्न जनरली नॉट फेवर फॉर लार्ग सिस्टमैटिक एक्सकोवेशन? लार्ग सिस्टमैटिक एक्सकोवेशन के लिए जो ड्रैग कट होता है वो क्यों इस्तेमाल नहीं होता है? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। तो बेसिकली इसको स्मॉल ड्रिफ्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमने जैसे कि बताया था 8.2 मीटर से लेकर के 2.4 मीटर वाइड जो होता है उस जगह पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल ड्रिफ्ट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये क्लीवेज से और बाकी चीज़ों से ये रहता है। लार्ज एक्सकवेशन के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक वर्क करना पड़ता है, पैटर्न वैटर्न बनाने के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा हमको खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इट रिक्वायर्ड टू मेनी डिटोनेटर। नहीं यार, तो गलत ही है। इट कैन नॉट बी यूज इन सॉफ्ट स्टार्टा। ऐसा नहीं है कि इसको यहाँ यूज नहीं करेंगे तो यहाँ कर देंगे, तो मतलब थोड़ी है कि एक आदमी फालतू था तो हम उसको दूसरे जगह लगा दी। इट काउजेज एक्सेसिव ग्राउंड वाइब्रेशन। ग्राउंड वाइब्रेशन नहीं, क्योंकि डीले डिटोनेटर यूज करते हैं तो ग्राउंड वाइब्रेशन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होता है यार, ऐसा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इट इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ क्लीवेज प्लेन। क्लीवेज प्लेन वाला इसमें है, विच कॉज द फ्रीक्वेंट चेंजेस। बेसिकली क्लीवेज प्लेन के डायरेक्शन में ये आगे बढ़ता है, जिसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक काम करना पड़ता है, पैटर्न वैटर्न भी बहुत ज्यादा ये रखना पड़ता है। जो हमारा लार्ज एक्सकवेशन होता है ना, उसमें अगर हम पैटर्न को सीधा लेके मान लीजिए चल रहे हैं तो वो क्या होता है ना, कभी कभी थोड़ा सा टूट मुड़ जाता है हमारा होल, तो जिसके कारण हमारा गैलरी भी ऐसे झुक जाता है, जबकि हमारा चट्टान में जो क्लीवेज है वो तो सीधा है, तो हम उस जगह तक पहुंच नहीं पाते। इसलिए लार्ज एक्सकवेशन के लिए हमको ये कहता है कि भाई इसमें बहुत दिक्कत होता है, हमारा डायरेक्शन मिलाने में दिक्कत होता है। ठीक है, चलिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डाला हूं मैं। बर्न कट पैटर्न कंसिस्ट ऑफ पैरेलल होल, सम ऑफ व्हिच आर लेफ्ट अनचार्ज, व्हिच अनचार्ज होल भी हम लोग बर्न कट में बेसिकली छोड़ते हैं। अनचार्ज होल हम लोग क्यों छोड़ते हैं बर्न कट में? ताकि जो फ्री फेस है बेसिकली वो हमारा बनता रहे, है ना। ठीक है, सम्स बेसिकली आपका बनाता है टू प्रोवाइड रिलीफ टू हैवी कंसंट्रेशन ऑफ एक्सप्लोजन, अलाउ द रॉक टू एक्सपैंड, टू एक्ट एज a ventilation channel for explosive gases, to drain excess water from, to serve as guides for the coal cutting machine। ठीक है, नहीं यार ये नहीं है। रुक जा। बर्न कट पैटर्न कंसिस्ट ऑफ पैरेलल होल। बर्न कट जो आपका होता है उसमें हमारा पैरेलल होल पाया जाता है, जैसे कि कॉर्मन कट होता है, बिल्कुल वैसा ही हमारा पैरेलल होल हमारा बर्न कट में पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है बेसिकली, टू प्रोवाइड रिलीफ टू द हैवी कंसंट्रेशन ऑफ एक्सप्लोसिव एंड अलाउ द रॉक टू एक्सपेंड। बिल्कुल सही है। बेसिकली हमारा जो जो बर्न कट होता है ये हम बहुत ज्यादा हार्ड रॉक पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड रॉक पे इस्तेमाल करते हैं। तो हार्ड रॉक में हम लोग, हार्ड होता है, बीटल होता है, होमोजेनियस होता है, ऐसे जगह पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब हम होल करते हैं
तो होल करने के बाद अगर उसमें बारूद चार्ज करके फोड़ते हैं तो हमारे अगल बगल में अगर मान लीजिए बर्न कट वाला होल है, यानी कि अनचार्ज होल है, तो उससे क्या होता है, उससे जो एक्सप्लोसिव का कंसंट्रेशन जो हेवी हम डाले हैं उसमें, तो उसको एक्सपेंड होने का समय मिलता है, एक्सपेंड होने का टाइम मिलता है। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने डाल दिया है क्या इसमें। तो बेसिकली देखो कॉर्मन कट का एक क्वेश्चन है जो सेकंड क्लास एग्जाम में पूछा था। कॉर्मन कट में बेसिकली 6 होल का टेम्पल बनता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कोई टेम्पल बनाया जाता है ना, जैसे कोई टेम्पल आप देखेंगे तो ऐसा आपको दिखेगा सामने से, ठीक, सामने से ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर उसका टॉप व्यू देखेंगे तो बीच में कुछ ऐसा रहेगा जो कि ऐसा रहता है। ठीक है ना। तो कुछ इस तरह का ही आपको देखने को मिलता है, आपका कॉर्मन कट में 6 होल वाला टेम्पल बनता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 होल बनाया है। ठीक है, इसमें जनरली 6 होल का टेम्पल बनता है कॉर्मन कट में। अगर आप फ्रंट व्यू देखेंगे तो आपको एक टेम्पल जैसा दिखेगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। व्हेन यूजिंग द रिंग ड्रिलिंग पैटर्न व्हाट सॉलिड डिटोनेटर इज यूजुअली एम्प्लॉयड बिटवीन होल्स इन ईच रो और रिंग, है ना। अगर मान लीजिए हम रिंग डिले डेटोनेटर का इस्तेमाल किए हैं तो उस केसेस में हम लोग कितना सेकेंड डिले डेटोनेटर का इस्तेमाल, तो बेसिकली शॉर्ट डिले डेटोनेटर का इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट डिले डेटोनेटर का जो होता है जनरली 25 मिली सेकेंड का, शॉर्ट डिले डेटोनेटर जो कॉमनली यूज होता है वो 25 मिली सेकेंड का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी कॉन्सेप्चुअल तो मैंने बता ही दिया है, यूज भी मैंने डिस्कस कर ही दिया है। ब्लास्टिंग कोल इज ए इन अंडरग्राउंड डेवलपमेंट गैलरी विदाउट गिविंग एन अंडरकट इज नॉन एज, बताइएगा इसका क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का बताइएगा आंसर क्या होगा। ब्लास्टिंग कोल इन एन डेवलपमेंट गैलरी, मान लीजिए कोई डेवलपमेंट गैलरी में आप ब्लास्टिंग कर रहे हैं कोयला का, विदाउट गिविंग अंडरकट इज नॉन एज, तो अभी सी बात है, इसको बोलते हैं सॉलिड ब्लास्टिंग। ठीक है, इसको बीओएस भी बोलते हैं, है ना, ब्लास्टिंग ऑफ द सॉलिड भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा ब्लास्टिंग, सॉलिड ब्लास्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव इज रिक्वायर्ड फॉर ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड ब्लास्टिंग इन अंडरग्राउंड कोल माइंस। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए, बीओएस के लिए हम कौन सा एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करते हैं, तो बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर आपको बताना ही पड़ेगा बाबू। चलिए चैट में बताइए 21 का आंसर बताइएगा, 21 का आंसर बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, स्पेस स्पेस का थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है इन ए डिग्री 1 गैसी माइंस व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल चार्ज पर होल शॉर्ट होल फॉर यूजिंग P5 एक्सप्लोसिव। P5 एक्सप्लोसिव को अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं और डिग्री 1 है तो हमको कितना बारूद डालना है पर होल। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर जो P5 एक्सप्लोसिव दिए हैं बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। ठीक है, P5 एक्सप्लोसिव इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे एक चार्ट हम समझ लेते हैं छोटा सा। देखिए रुक जाओ, देखो P1 एक्सप्लोसिव, P1 को P3 एक्सप्लोसिव और P5 एक्सप्लोसिव, ये तीनों ही हम यूज करते हैं भारत में। बाकी P4 को और P2 को हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं भारत में। P1 एक्सप्लोसिव को हम लोग डिग्री 1 में इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिग्री 1 में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिग्री 1 में इस्तेमाल करते हैं और सीसीएम वाले में इस्तेमाल करते हैं, यानी कट फेस वाले में इस्तेमाल करते हैं, यानी नॉट ऑफ द सॉलिड ब्लास्ट यानी एनओएस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए कि P1 एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक होल में हम मैक्सिमम 800 ग्राम बारूद ही भरेंगे। एक होल में मैक्सिमम हम कितना भरेंगे बारूद, है ना, पर शॉर्ट होल की बात अगर मैं करूं तो पर शॉर्ट होल में हम लोग एक होल में तो 800 ग्राम से ज्यादा बारूद नहीं भर सकते हैं। ठीक है, फिर P3 एक्सप्लोसिव का भी हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, है ना, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, इसका इस्तेमाल भी हम लोग नॉट ऑफ द सॉलिड ब्लास्टिंग में इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम लोग 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो बारूद का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से अगर P5 एक्सप्लोसिव की बात करें तो P5 एक्सप्लोसिव को हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सॉलिड ब्लास्टिंग में इस्तेमाल करते हैं और सॉलिड ब्लास्टिंग में जिसको बीओएस भी कहा जाता है ना, इसमें हमारा कैटेगरी आ जाएगा जैसे डिग्री 1 में है तो डिग्री 1 में हम कितना बारूद इस्तेमाल कर सकते हैं, तो डिग्री 1 में हम 1000 ग्राम बारूद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही वाला अगर डिग्री 2 या डिग्री 3 होता तो हम मैक्सिमम 565 ग्राम बारूद का ही इस्तेमाल कर पाते। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा है, जो आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो ये पूछा है डिग्री 1 में
और क्या पूछा है, मैक्सिमम सॉलिड ब्लास्टिंग में पूछा है, तो डिग्री 1 में सॉलिड ब्लास्टिंग 1 किलो कहाँ है, 1 किलो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है व्हेन कंडक्टिंग सॉलिड ब्लास्टिंग यूजिंग नॉन इंसेंटिव डिले डेटोनेटर। नॉन इंसेंटिव भी कहा जाता है सॉलिड ब्लास्टिंग में जो डिले डेटोनेटर का यूज करते हैं, कैरिक डिले डेटोनेटर भी कहा जाता है, ठीक है, कोल्ड डिले डेटोनेटर भी कहा जाता है। तो ये सब नाम याद रखना है बाबू, ठीक है। डिग्री 1 डिग्री 2 में अगर हम सॉलिड ब्लास्टिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैक्सिमम डिले पीरियड बताइए फर्स्ट और लास्ट होल का। तो फर्स्ट और लास्ट होल बोला है 1 डिग्री बोला है और 2 डिग्री बोला है, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट होल हो जाएगा आपका 150 मिली सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। आप भी साथ ही साथ आंसर करते चलिएगा। फिर बोला गया सॉलिड ब्लास्टिंग है, डिग्री 1 है, व्हाट इज द मिनिमम वेंटिलेशन रिक्वायर्ड। तो बताइए इसका आंसर, बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपको कमेंट में करना है। आंसर हम बता चुके हैं इसको, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा चुके हैं। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई डिग्री 1 अगर कोई गैसी सीम है, सॉलिड ब्लास्टिंग करना है, तो वहां पे हवा कितना होना चाहिए, ठीक है, बताना है उस पर्टिकुलर वेंटिलेशन कनेक्शन में। ठीक है, चलिए एक्सप्लोसिव कैरी 1 केस में हम लोग 5 किलो ज्यादा बारूद लेके नहीं जाते। अगर एक कंटेनर में बारूद लेके जा रहे हैं तो 5 किलो ज्यादा बारूद लेके नहीं जाते। चलिए आज इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितना पॉइंट हो सकता है उतना कवर कर ले, ताकि अगर उस क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन और बन सकता है उस टॉपिक से, तो उसको हम लोग अच्छे से कर सकें। तो अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लास्ट मौका है आपके पास। इसके बाद मैं क्लासेस, अब मैं ज्वाइनिंग क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो माइनिंग सरदार में MCL प्लस SSCL बैच को पूरा पूरी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें टेस्ट सीरीज से लेके वीडियो लेक्चर से लेके क्लासेस से लेके MCQ का प्रैक्टिस जो मैं करवाता हूँ लाइव क्लास में वो भी है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। और अगर आप सिर्फ टेस्ट देना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं अलग से, ठीक है। प्राइसेस अभी बहुत कम है, इसके बाद तो खैर बंद ही हो जाएगा। माइनिंग सरदार प्लस ओवरमैन का फिलहाल 30-32 टेस्ट डाला है, इसमें 60-70 टेस्ट जा सकते हैं और उससे ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको इसमें टेस्ट मिलने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।